सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आप सभी को यौम आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। 1857 से लेकर 1947 तक यानी 90 सालों में जिस तरह की कुर्बानी पेश की गई है वो लाजवाल है। आज 1857 और 1947 के बीच की कहानी यानी जंग आजादी की कहानी और हमारे मुल्क की कुर्बानी की कहानी पेश करेंगे। और इसमें दारुल हुकूमत यानी कि यूपी की राजधानी और उर्दू की राजधानी लखनऊ का क्या किरदार रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होने वाला है। दोस्तों, जंगे आजादी यानी हिंदुस्तान की आजादी के पीछे लखनऊ की क्या अहमियत रही और लखनऊ का क्या किरदार रहा, इस पर बेहतरीन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम खान साहिबा। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जैसे अभी बात हो रही थी, अब 15 अगस्त आने ही वाला है और यौम आजादी का दिन, तो क्यों ना हम लोग बात करें अवध की। अवध, वो अवध जहां से 1857 की क्रांति में एक आग जलाई, और जलाने वाली भी कौन? एक महिला, एक नारी। और वही नहीं, उनके साथ तमाम नारियों का या कह सकते हैं बहुत सारी महिलाओं का एक दल, एक संगठन जुड़ा और उन्होंने बनाई अपनी महिला पलटन। तो बात करते हैं अवध की बेगम हजरत महल की। हाँ, तो जो अवध के जिन्होंने जंग आजादी में 1857 की क्रांति में जो जनमानस की क्रांति थी, उस जनमानस की क्रांति की लीडर बनी, नेता बनी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल यूं ही अचानक नेता नहीं बन गई। 13 फरवरी 1856 को जब अंग्रेजों ने उनके शौहर नवाब वाजिद अली शाह को अवध से देश निकाला दिया, अवध से उनको हटा के भेजा गया कलकत्ता। वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया, उस दल की हिस्सा वो ना बनी, ना ही उनका बेटा बुर्जीज कदर। वो अवध में ही रुकी और अवध को ही अपना बचाने की मुहिम में जुड़ गई। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे, जिसका जिक्र कहीं पे जो है 11 साल और कहीं पे 14 साल आता है, पर अपने बेटे बुर्जीज कद्र को उन्होंने लाल बारादरी के चांदी वाली बारादरी में उन्होंने जो है उसकी तख्ता नशीनी करी, उसको ताजपोशी करी और कमान संभाली, अवध की सत्ता की खुद। बेगम हजरत महल वो नाम नहीं जो नवाबी सल्तनत के साथ जुड़ा, वो पहले तो एक आम खवासीन थी, शाही दरबार में खवासीन के तौर पर ही आई थी। फैजाबाद बेगम बनने का एक लंबा सफर उन्होंने तय किया। उन्हें परिखाना में जो है परिखाना का हिस्सा बनी। ये वही परिखाना जो आज का भातखंडे कहलाता है, जहाँ पे संगीत यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय अब स्थापित हो चुका है। उसी परिखाना में वाजिद अली शाह की जब नजर पड़ती है और उनकी तमाम तरीन जो है उनकी खूबियों को वो देखते हैं और उसके बाद वो उन्हें अपने परिखाना में इंट्रोड्यूस करते हैं या अपने परिखाना में शामिल करते हैं। और तमाम परियों के तहत जो उनके इस परिखाना में रहती थी, जो संगीत और गायन का कार्य करती थी, उनमें से एक महक परी माना जाता है कि उनकी जिस्म से एक भीनी भीनी खुशबू आती थी, इसीलिए उनका नाम महक परी पड़ा। जो भी वो खैर अच्छी बात थी, और उसी महक ने शायद उन्हें बाद में बेगम हजरत महल बना के और एक 1857 की एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे जो पेश किया है वो काबिले तारीफ है। महक परी और महक परी से बेगम हजरत महल बनने का सफर काफी स्ट्रगल वाला है और दिलचस्प भी है। बेगम हजरत महल ने जयाराम को अपना युद्ध मंत्री बनाया, मम्मू खां को शहर का कोतवाल, और इसी तरीके से सबको कुछ न कुछ मंत्री पद दिए। और देने के बाद उन्होंने लखनऊ के इर्द गिर्द जो तालुकेदार थे, जो तालुके थे, उनके तालुकेदारों को उन्होंने बुलाया और अपनी इस 1857 की लड़ाई में, जो उनकी अपनी खुद की नहीं थी, वो जनमानस की लड़ाई थी और उसको वो बचाना चाहती थी अपने अवध को। और बात हो रही थी कि उन्होंने एक महिला संगठन या महिला सेना का भी गठन किया था। उन्होंने जिस महिला सेना का गठन किया था उसकी
कमान संभाली थी ऊदा देवी ने। आज हम इसी ऊदा देवी पार्क में खड़े हैं, जो पहले तो किसी और नाम से प्रचलित था, पर ये सच है कि 1857 की लड़ाई, यह महाक्रांति, ये स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति अगर हम कहें तो जनमानस की लड़ाई थी। हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। जो हिंदू मुस्लिम की एकता उस लड़ाई में देखने को मिली है अंग्रेजों के विरुद्ध, वो वाकई तारीफ काबिल है। हम देख सकते हैं कि जहां कमान संभाले हुए हैं सत्ता की बेगम हजरत, तो दूसरी तरफ ऊदा देवी, उनके पति मक्का पासी, जिया राम और तमाम मम्मू खां, ये सब लगे थे उनका साथ देने में। उनका साथ दे रहे थे सिर्फ किस लिए? अंग्रेजों को अपने भारत से निकालने के लिए या अपने अवध से ही हटाने के लिए। इस जंग आजादी की पहली मुहिम को अगर हम सलाम करें तो वाकई काबिल तारीफ है। हम बात करते हैं कि 1857 जब बेगम हजरत ने लड़ाई लड़ी और उनके साथ तमाम तालुकेदार जुड़े और उन्होंने भी अपनी अपनी लड़ाई लड़ी। हाँ, कुछ शहीद हुए और कुछ शहीद नहीं हुए तो वो पलायन कर गए या अंग्रेजों के हाथों चढ़ के काला पानी या तमाम तरीन सजाओं को उन्हें भुगतना पड़ा। और ये बात सच है कि हमें ये इतिहास पता कहाँ से चलता है? कागजातों से, हमें लिखी हुई अंग्रेजों अधिकारियों की डायरियों से। रसेल की डायरी में 1857 का बहुत अच्छा बेहतरीन जिक्र मिलता है। रसेल की डायरी पर आधारित तो तमाम लोगों ने अपनी थीसिस को लिख डाला है और ये बात सच भी है कि इन अधिकारियों की जो डायरियां थी उनमें या उस समय के साहित्य या उस समय के समाचार पत्रों में, अगर हम बात करें 1857 में, तो इस्लामी अवध नाम का एक अखबार था जिसने जब बेगम हजरत महल के शौहर आपके नवाब वाजिद अली शाह को पलायन करने का ऑर्डर अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, उसके बाद इस खबर में छापा गया था एक खबर के तौर पे कि अवध के शासक वाजिद अली शाह को जो है अंग्रेजों ने अपने अवध से हटाने का आदेश दे दिया है और उसको उन्होंने गए भी। इसीलिए शायद जब वाजिद अली शाह, जो कि हम जानते ही हैं संगीत प्रेमी भी थे, संगीत और नृत्य के एक बहुत अच्छे जानकार थे, इसीलिए जब उनका पलायन हो रहा था, वो कलकत्ता की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त अपनी एक ठुमरी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था बाबुल मोरा नैयर छूटा जाए, जो बाद में विदाई गीत के तौर पे मशहूर हुआ है। हम बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल की। ये सच है कि अवध उस जमाने का सबसे बड़ा परिक्षेत्र था जहाँ पे अंग्रेज अपना कब्जा कायम करना चाहते थे। रेजिडेंसी तो वो पहले ही बना चुके थे और उस रेजिडेंसी के तहत रहने वाला रेजिडेंट पल पल की निगाह नवाबों पे रखता था, नवाबों की हर हरकतों पे नजर रखता था और इसीलिए 1857 में उन्होंने नवाबों को अलग तरीके से या बेगम हजरत महल के शौहर को एक अलग रीजन या एक अलग कारण से बेदखल किया था इस अवध क्षेत्र। नवाब वाजिद अली शाह को ये कहकर बेदखल किया था कि वो एक बदतरीन तरीके से अवध क्षेत्र का निजाम संभाले हुए हैं, वो अवध को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, वो अवध पे सही से शासन नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसा ना था। जो है जब वाजिद अली शाह भी यहाँ से बेदखल किए गए, कलकत्ता की ओर पलायन हुए, तो बाद में सत्ता की कमान संभाली उनकी पत्नी या उनकी बेगम हजरत महल ने और 8 महीने तक शासन किया और अंग्रेजों से लोहा भी लिया। 1857 की क्रांति में उन्होंने एक मिसाल पैदा करी कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है और उस मिसाल में उनका साथ दिया ऊदा देवी और तमाम तरीन महिलाओं ने, तालुकेदारों ने और बहुत सारे मंत्री नेताओं ने। उनके नाम से एक गर्ल्स के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाना शुरू की गई है। 1857 की उस क्रांति की एक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इस महिला का नाम वाकई स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए, लिखा गया भी है। उनकी कहीं भी कमतरी नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से लोहा मनवाया, उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, चाहे सिकंदर बाग की लड़ाई हो जिसका मोर्चा संभाल रही थी उनकी साथन ऊदा देवी, या फिर जो है चिन्हट की लड़ाई हो जिसका मोर्चा संभाल रहे थे ऊदा देवी के ही पति मक्का पासी, और चाहे रेजिडेंसी की लड़ाई हो जो काफी किश्तों में लड़ी गई या कह सकते हैं टुकड़ों में लड़ी गई, और उसके बाद स्वयं ने बेगम हजरत महल ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी मूसाबाग में। उस मूसाबाग से लड़ते लड़ते वो हारी नहीं, वो सिर्फ अंग्रेजों से बचते बचाते किसी तरह बहराइच पहुंची, और उसके बाद वो नेपाल की ओर पलायन कर गई अपने बेटे के साथ, और कुछ तालुकेदार भी उनके साथ गए। वो वहीं रही। अंग्रेजों ने उन्हें यहाँ आने के लिए जब उन्होंने एक बार आने की गुहार लगाई तो मना कर दिया, या उन्हें तमाम तरीन शर्तों के तहत यहाँ आने को कहा जो वो मानना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अंग्रेजों की इन शर्तों के खिलाफ थी जो उन्हें उन्हीं के देश में, उन्हीं के मुल्क में उन्हें बंदी बना के या जो है नजरबंद बना के रखे। इसीलिए वो नेपाल में ही रही, और 7 मई 1879 को उनकी वहीं पर मौत हुई, जिसकी खबर जो है नेपाल के महाराजा ने उन तार के जरिए अंग्रेजों को भारत में भेजी। इस वीरांगना को सम्मान देने के लिए 15 अगस्त 1962 को पहली बार सरकार ने जो है ओल्ड विक्टोरिया पार्क जो हजरतगंज स्थित है उसका नाम इनके नाम पे किया। ये वही पार्क है जहाँ पे पहले तमाम तरीन पार्टियों के आयोजन, साथ ही साथ दशहरा मेला, रामलीला, इवन आप कह सकते हैं कि लखनऊ महोत्सव इसी पार्क में लगाया जाता था। इसके बाद 1982 में भारत सरकार ने उनके नाम से उनका एक फोटो जारी करते हुए डाक टिकट जारी किया, और उसके बाद भारतीय सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत उनके नाम से माध्यमिक छात्राओं के लिए, अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए उन्होंने एक छात्रवृत्ति का भी देना का शुरुआत करी, जो आज भी अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत दी जाती है। तो हम देखते हैं कि इस वीरांगना को सम्मान में सरकार ने क्या क्या किया। इसी प्रकार ऊदा देवी के लिए भी सरकार ने अभी 2021 में ये जो पार्क है बटलर पार्क के नाम से पहले कहलाया जाता था, इस पार्क को भी उनके नाम पे मौसूद किया गया। यहाँ तक उनके नाम पे एक मूर्ति जो सिकंदर बाग के चौराहे पे, क्योंकि उन्होंने सिकंदर बाग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, वहाँ आज भी है, जो महिला एक सैनिक देश में दिखती है। इसी तरह हम इन तमाम महिलाओं का नमन करते हैं, इनको सलाम करते हैं और यौम आजादी की मुबारकबाद देते हैं। तो देखा आपने हमारा ये प्रोग्राम, आज का हमारा प्रोग्राम यौम आजादी पर मबनी था, जिस पर रोशनी डाल रही थी डॉक्टर तबस्सुम खान साहिबा। अच्छा लगा हमारा ये व्लॉग? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे यानी यौम आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद।